हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आपके अपने YouTube चैनल में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम डीएलएड का हिंदी पढ़ाने जा रहे हैं और डीएलएड का ये जो हिंदी है, हम उन्हीं महत्वपूर्ण चीज़ों को बताएंगे जो एग्जाम में अक्सर आते ही रहे हैं और आने की पूरी एकदम प्रबल संभावनाएं हैं। तो इस क्लास को जरूर देखिएगा, मिस ना करिएगा। और देखने के बाद आपको लगेगा कि हाँ, ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं और एग्जाम के बाद आप इसको फिर से एनालाइज करिएगा, देखेंगे तो हाँ, इसमें से क्वेश्चन जरूर फंसे रहेंगे। तो चलिए हम लोग आज शुरू करते हैं। सबसे पहले वर्णमाला से शुरू करते हैं। ठीक, तो वर्णमाला क्या है? तो वर्णमाला है वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम लोग वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम लोग क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं, या अक्षरों के समूह को भी हम लोग वर्णमाला कहते हैं। और ये एग्जाम में एक बार आया भी है कि अक्षरों के समूह को कहते हैं, तो अक्षरों के समूह को हम लोग वर्णमाला कहते हैं। ठीक, वर्णमाला के दो भेद हैं मुख्यतः, एक स्वर है और एक व्यंजन है। कितने भेद हैं? दो हैं, एक स्वर और एक व्यंजन। अब स्वर किसे कहते हैं, यह भी एग्जाम में पूछा गया है। ठीक, तो जिन वर्णों को बोलने में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, उन्हें हम स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। और स्वरों की संख्या कितनी है? तो स्वरों की संख्या 11 है। कौन कौन से हैं? अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ और औ। तो इस तरह से कुल कितने हो गए? 11 हो गए। ठीक, अब देखिए स्वर के भेद कितने हैं। तो स्वर के मुख्यतः दो भेद हैं, एक ह्रस्व स्वर होता है और एक दीर्घ स्वर होता है। ठीक है, ह्रस्व स्वर की परिभाषा आपके एग्जाम में 2019 या 2022-23 में एक बार पूछा गया है, तो देख लीजिएगा। अब देखिए ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? तो जिनके उच्चारण में कम समय लगे या जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे, उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। और ह्रस्व स्वर कौन कौन से हैं? तो ध्यान दीजिएगा, ह्रस्व स्वर अ, आ, ई। ठीक, 1 2 3। अब देखिए ह्रस्व स्वर कौन से हैं, ध्यान दीजिएगा। इसमें से हमने गलत कर दिया, अ, ई, उ और री, 4 हैं। कौन कौन? अ, ई, उ और री, ये हमारे क्या हैं? ह्रस्व स्वर हैं। तो आपसे पूछेगा ह्रस्व स्वर कौन से हैं? तो अ, ई, उ और री हमारे क्या हैं? ह्रस्व स्वर हैं। ठीक, इनकी संख्या 4 है। अब आता है दीर्घ स्वर। तो जिनके उच्चारण में ह्रस्व का दुगुना समय लगता है, वो हमारे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। ठीक, तो जैसे देखिए अब दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं? आ हो गया, बड़ी, बड़ाऊ, ए, ऐ, ओ और औ, ये कुल मिला के किसके अंतर्गत आते हैं? दीर्घ स्वर के अंतर्गत आते हैं। तो अगर 4 हमारे ह्रस्व स्वर हो गए, तो दीर्घ स्वर कितने होंगे? तो 11 में से 4 घटाएंगे तो आएगा कितना? 7। ठीक, ये हो गया। अब आता है आपका संयुक्त स्वर। ठीक, क्या आता है? संयुक्त स्वर। तो ध्यान दीजिएगा, कभी कभी आपसे पूछ लेता है, यही पूछा था कि ओ और औ हैं, तो ओ और औ क्या हैं? ये एग्जाम में पूछा हुआ है दोस्तों कि ओ और औ हैं, तो ओ और औ संयुक्त स्वर हैं। क्या है? संयुक्त स्वर हैं। हाँ, वहां पर यदि आपको दीर्घ स्वर भी दे और संयुक्त स्वर भी दे, तो संयुक्त स्वर वाला ऑप्शन मार करके आएंगे आप। ठीक, तो देखिए ओ और औ क्या है? संयुक्त स्वर है। मूल रूप से दीर्घ स्वर कौन से हैं? तो आ, बड़ी, बड़ाऊ और री, ये 4 ही हमारे क्या हैं? मूल रूप से हमारे दीर्घ स्वर हैं। अब संयुक्त स्वर ये क्यों हैं? तो संयुक्त का मतलब होता है मिला हुआ। तो देखिए ए किससे मिलकर के बना होता है? अ धन ई से क्या बनता है? ए बनता है। और अ धन ए से क्या बनता है? ऐ बनता है। तो याद रखे रहिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। और ओ किससे मिलकर के बनता है? तो अ धन उ से क्या बनता है? ओ बनता है। और अ धन ओ से क्या बनता है? औ बनता है। अ धन ओ से क्या बनता है? औ बनता है। तो इसको याद रखे रहिएगा कि संयुक्त स्वर कौन कौन से हैं? तो 4 हैं, ए, ऐ, ओ और औ। ठीक, तो हमारे स्वर खत्म हो गए। स्वरों की संख्या 11 है। स्वरों के भेद 2 हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। संयुक्त स्वर 2 या 2 स्वरों से जो मिलकर के बनते हैं, वो संयुक्त स्वर कहलाते हैं। अब हम आते हैं व्यंजन पर। ठीक, तो व्यंजन किसे कहते हैं? ये वर्णमाला का दूसरा और मुख्य भेद है। तो देखिए व्यंजन किसे कहते हैं? तो ये है कि जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है, उसे हम व्यंजन कहते हैं। जैसे बोले क,
तो क बोले तो अ की ध्वनि आ रही है, अर्थात क को बोलने में हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, इसलिए ये हमारे क्या है, व्यंजन है। जैसे बोल रहे हैं च, तो च में बोलने के बाद अंत में देखिए अ की ध्वनि आ रही है, च, क्या बोल रहे हैं, च, तो च बोलने पर देखिए अ की ध्वनि आ रही है ना, इसका मतलब हम किसी अन्य वर्ड की सहायता ले रहे हैं। जब किसी अन्य वर्ड की सहायता ले रहे हैं तब आप जान लीजिए कि ये क्या है, व्यंजन है। ठीक, तो व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो व्यंजनों की संख्या, मूल व्यंजन कितने हैं, तो मूल व्यंजन 33 हैं। कौन कौन से हम इसके बारे में बताएंगे, और व्यंजन के भेद कितने हैं, तो व्यंजन के मुख्यतः 3 भेद हैं। तो आइए इन भेदों को हम लोग पढ़ लेते हैं। के भेद, व्यंजन के मुख्यतः 3 भेद होते हैं, मुख्य 3 भेद हैं। पहला आपका है स्पर्श व्यंजन, दूसरा आपका अंतस्थ व्यंजन, और तीसरा आपका है ऊष्म व्यंजन। ये चौथा इसका कोई भेद नहीं है, मगर हम मानते हैं कि ये 4 हैं। ये कितने हैं, 4 हैं। मगर आपसे कभी भी एग्जाम में पूछ ले कि व्यंजन के कितने भेद हैं, तो दोस्तों व्यंजन के 1, 2 और 3, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन, इस तरह से हम होते हैं। अब देखिए स्पर्श व्यंजन क्या है, तो परिभाषा तो इसका नहीं पूछता, मगर आप जान लीजिए कि वे वर्ड जिन वर्डों के उच्चारण में हमारी जिह्वा मुख के विभिन्न भागों से कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, मतलब इन 4-5 स्थानों को स्पर्श करते हुए बाहर निकले, तो उसे हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ठीक है, स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है। कितनी होती है, 25। ये एग्जाम में आपसे पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा, ये एग्जाम में आया हुआ है कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या है, तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 है। अब देखिए फिर अंतस्थ व्यंजन, तो अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं, तो अंतस्थ व्यंजन य, व, र और ल, इन 4 को हम लोग क्या कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। तो आपसे पूछेगा कि अंतस्थ व्यंजनों की संख्या है, तो अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है, 4 है, इसको कतई ना भूलिएगा। ठीक है, फिर कह रहा है अगला होता है ऊष्म व्यंजन। अब ऊष्म व्यंजनों की संख्या भी पूछता है, संख्या पूछता है आपसे, तो कितनी है, स और ह, ये 4 हैं। तो अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन, इन दोनों की संख्याएं क्या क्या है, 4 हैं। और ऐसे ही इस ऑप्शन में एक दे देगा कि निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन है, तो देगा य, फ, ब और स। तो आपसे ऊष्म व्यंजन पूछेगा, जब आप पढ़े रहेंगे तो आप जवाब दे लेंगे। तो ध्यान दीजिएगा ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी है, 4 है। कौन कौन, स और ह, और कुछ ना मार करके चले आइएगा। ये हो गया आपका। अब आपका आता है संयुक्त व्यंजन। अब संयुक्त व्यंजन कौन कहलाते हैं, तो संयुक्त व्यंजन जो कम से कम 2 या 2 से अधिक वर्डों से मिलकर के बने होते हैं, वो हमारे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। अच्छा, हमने बताया अभी कि व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो मूल व्यंजनों की संख्या 33 है। अब देखिए 25 ये हो गया, ठीक, 4 ये हो गया, 4 ये हो गया। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, 25 4 29, 29 4, तो जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 33। तो मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है, 33 है। ठीक, अब संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन में इस 6 वर्ड का कई बार एग्जाम में पूछा है कि 6 वर्ड किससे मिलकर के बना है। तो ध्यान दीजिएगा 6 वर्ड किससे मिलकर बना है, क, ठीक, क धन स से, सॉरी, क धन स से मिलके बना है। त्र किससे मिलके बना है, त धन र से। ठीक, ज्ञ किससे मिलके बना है, तो ज धन य से मिलके बना है। स्र किससे मिलके बना है, तो स धन र से मिलके बना है। ठीक, ये ध्यान दीजिएगा, इन्हीं से मिलके बना है। आपको कंफ्यूजन होगा कि आप बता पाएंगे, तो देखिए हमने क और स लिखा है, मगर ध्यान दीजिएगा क वाले में हलंत है, किसमें है, हलंत है। तो कभी कभी आपसे ऐसे भी दे सकता है कि क धन स। अब आप कंफ्यूजन में होंगे कि किसमें हलंत है रहना चाहिए, तो पहले वाले में हलंत रहना चाहिए। चारों में आप देखेंगे तो हमने पहले वाले में हलंत लगाया हुआ है, ना कि दूसरे वाले में। अच्छा, इस समस्या से दूर करने के लिए मैं आपको बता दूं, इनको एक और रूप में लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं कि क धन स धन अ। अब देखिए हमने यहाँ पर स पे हलंत लगा दिया, फिर उसके आगे क्या बढ़ा दिया, अ। तो ध्यान दीजिएगा, हमने बताया है कि अ आगे लगा सकते हैं, मगर कब, जब हम यहाँ पर हलंत लगाएंगे तब। इसका मतलब यहाँ पर हलंत नहीं लगाएंगे तो अ
आगे नहीं बढ़ा सकते हैं ना, तो इसलिए ध्यान दीजिएगा। इससे हम ये सीख पाएंगे कि यहाँ पर हलंत नहीं रहेगा, यहाँ पर हलंत नहीं रहेगा। जैसे ही हलंत लगाएंगे अ आगे आ जाएगा। तो प्रत्येक में आपसे प्रथम वाले में आपको हलंत लगाना है। सबसे ज्यादा बार जो पूछा गया है वो पूछा गया है क धन स। क्या पूछा गया है? क धन स पूछा गया है। ये आपका हो गया। अब देखिए हम इसमें उच्चारण स्थान पढ़ लेते हैं। उच्चारण स्थान भी आपसे पूछा गया है, प्रीवियस ईयर में उठा करके देख लीजिएगा, 2022-23 में इसमें पूछा गया है। तो देखिए क ख ग घ अंग, मतलब इनका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। ठीक, और क्या है? और एक है विसर्ग। ठीक, अ आ और ह, इनका भी उच्चारण स्थान क्या है? कंठ होता है। तो अ आ ह और विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है और इन सब का उच्चारण स्थान कंठ होता है। ठीक, अब देखिए ई, बड़ी ई, य और स। ठीक, इन सब का उच्चारण स्थान भी क्या होता है? तालु होता है। च छ ज झ ञ। ठीक, एक चीज ध्यान दे लीजिएगा, मैं अभी बता रहा हूँ। च छ ज झ ञ, इनका उच्चारण स्थान तालु होता है और साथ ही में ई य और स, इनका उच्चारण स्थान तालु होता है। तो इसमें से आपसे पूछ सकता है कि उच्चारण स्थान, या तो स्वरों का पूछ सकता है उच्चारण स्थान। तो हम स्वर और व्यंजन दोनों को मेंटेन करते हुए चल रहे हैं कि दोनों को कैसे हम बता सकते हैं। फिर मूर्धा ट ठ ड ढ अड़। ठीक, और उसके बाद री, र और ये स, इनका भी उच्चारण स्थान क्या होता है? मूर्धा होता है। किसमें? री र स, ट ठ ड ढ अड़, इनका उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। अब देखिए दंत में क्या आता है? त थ द ध न। अब इनका उच्चारण स्थान दंत आता है। अब देखिए दंत में और क्या आता है? ये स, इनका उच्चारण स्थान क्या है? और उसके बाद ल। ठीक, इनका उच्चारण स्थान क्या है? दंत होता है। और उसके बाद देखिए प फ ब भ म, इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? ओष्ठ होता है। ठीक, और साथ ही साथ में उ। ठीक, इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? ओष्ठ होता है। उ प फ ब भ म, इन सब का उच्चारण स्थान क्या होता है? ओष्ठ होता है। तो इसको याद रखे रहिएगा। हम स्वर का भी बता दिए हैं और व्यंजन का भी उच्चारण स्थान बता दिए हैं। अब थोड़ा सा रह गया है। ठीक, अब किसी किसी का पूछता है कभी कभी, उसको जान लीजिए, कभी कभी नहीं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक, नासिक्य, या किसका उच्चारण स्थान? नासिका होता है। तो जो हमारे ये पंचमाक्षर हैं, इनका उच्चारण स्थान नासिका है। क्या है? नासिका है। कौन कौन से हैं? ये तो ये हैं आपके अंग, इय, अड़, न और म, इनका उच्चारण स्थान क्या है? नासिका होता है। इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? नासिका होता है। ठीक, और उसके बाद देखिए व का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो व का पूछेगा आपसे, तो व का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ होता है। क्या होता है? दंत ओष्ठ होता है। ठीक, तो इसको ध्यान में रखे रहिएगा। अब इतना हो गया। अब आपका बचता क्या है? ए और ऐ बचता है, ओ और औ बचता है। ठीक, इन दोनों का हमें उच्चारण स्थान निकालना है। अब देखिए ए किससे मिलके बना है? ए अ और ई से मिलके बना होता है। तो अ का उच्चारण स्थान कंठ होता है और ई का उच्चारण स्थान तालु होता है। तो इसलिए ए और ऐ का उच्चारण स्थान कंठ तालु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कंठ तालु। ठीक, और उसके बाद देखिए ओ और औ किससे मिलके बना है? तो ओ और औ किससे मिलके? अ और उ से, हमने पहले बता भी दिया है। तो ओ और औ किससे मिलके बना है? देखिए अ धन उ हमने बताया है। तो अ का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ, और उ का उच्चारण स्थान क्या होता है? तालु। ठीक, उ का उच्चारण स्थान नहीं, उ का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। इसका हो गया कंठोष्ठ, कंठोष्ठ। ठीक, यहाँ पर आप ध्यान दे लीजिएगा। इसी तरह से ए का उच्चारण स्थान कंठ, देखिए ए किससे मिलके बना है? अ धन ई से। अ धन ई से क्या होता है? ए या ऐ आप कह सकते हैं।
तो ए का उच्चारण स्थान अ धन ई से मिलके बना है, अ का उच्चारण स्थान कंठ और ई का उच्चारण स्थान तालु। जैसे देखिए अ का उच्चारण स्थान कंठ है, ई का उच्चारण स्थान तालु है, इसलिए कंठ तालु हो जाएगा। अभी तक जो हम उच्चारण स्थान पढ़ाने वाले थे वो हो गया, ठीक। तो स्वर भी हो गया और आपके व्यंजन भी हो गए। तो थोड़ा सा कुछ चीज रह गया है, उसको बता दे रहे हैं, ठीक। यहाँ पर ही मिटा करके अब आप देख लिए, एक होता है द्विगुण व्यंजन। क्या होता है? द्विगुण व्यंजन। तो देखिए ये आपका आता है ये और ये हमारे क्या है? द्विगुण व्यंजन हैं। क्या है? द्विगुण व्यंजन। इसको ध्यान दीजिएगा, या इसको कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ सकता है ताड़न जात व्यंजन। तो ताड़न जात व्यंजन भी पूछ सकता है, द्विगुण व्यंजन पूछ सकता है, या उच्छिष्ट व्यंजन पूछ सकता है। इनका 3 नाम है, तीनों नामों को हमने आपको बता दिया है। ये हो गया, ठीक है। जो स्वर और व्यंजन से आने वाला था वो हो गया। अब हम इसके बारे में थोड़ा सा कुछ महत्वपूर्ण है, वो क्या है कि जैसे कभी अघोष, सघोष और अल्प प्राण और महाप्राण पूछता है, इसके बारे में हम आपको बता दें। देखिए अल्प प्राण क्या मतलब क्या होता है और महाप्राण का मतलब क्या होता है। तो अल्प प्राण का मतलब होता है कि जिन वर्णों के उच्चारण में मुख विवर से कम वायु बाहर निकले वो हमारे अल्प प्राण कहलाते हैं। और महाप्राण क्या होते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में मुख विवर से ज्यादा वायु बाहर निकले वो महाप्राण कहलाते हैं। तो जैसे देखिए प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्पप्राण होता है। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या होता है? महाप्राण होता है। बस यही है। अल्पप्राण में हमने क्या बताया है? प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण। महाप्राण में प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण। तो ये है क ग अंग, मतलब इस तरह से जो तीसरा है वो, और इस तरह से यहाँ पर दूसरा और चौथा है जो वो क्या है? महाप्राण। जैसे देखिए क बोलने में कम वायु बाहर निकलती है, ख देखिए ज्यादा निकल रहा है, ग बोलने में कम निकल रहा है, घ बोलने में ज्यादा मुख से वायु बाहर निकल रहा है, इसलिए ये सब महाप्राण है और ये अल्पप्राण है। इसको ध्यान में रखे रहिएगा कि य व र ल जो होता है वो अल्पप्राण होता है, ठीक। और जो ये क्या होता है? स स स ह महाप्राण होता है। और जो प्रत्येक पूरा स्वर है, सभी स्वर अल्पप्राण होते हैं। जो सभी स्वर हैं वो क्या होते हैं? अल्पप्राण होते हैं, ठीक। ये तो हो गया। अच्छा कैसे पहचानेंगे? अब तो इतना दिया हुआ है, हम कैसे पहचानेंगे कि कोई वर्ण हमारा अल्पप्राण है कि महाप्राण है? तो इसका एक ट्रिक है, बहुत बढ़िया ट्रिक है, उसको आप आजमाइएगा, कभी गलत नहीं होगा आपका। जैसे देखिए ख का स्पेलिंग KH, घ का स्पेलिंग GH, छ का स्पेलिंग CHH, झ का स्पेलिंग JH, ठ का स्पेलिंग TH से ठ, ढ का DS से ढ, मतलब उसमें सब में यह आ रहा है। और इसमें देखिए क का क, जी का ग, अब जैसे ज का ज से ज, ठीक। च पे ध्यान दीजिएगा, CH होता है, यही अपवाद है, ठीक। तो जिस का स्पेलिंग लिखने पर, जिस व्यंजन का स्पेलिंग लिखने पर H आ जाए तो वो महाप्राण हो जाएगा, ठीक। जिसका स्पेलिंग लिखने पर H आ जाए वो महाप्राण हो जाएगा, और जिसमें स्पेलिंग लिखने पर H ना आ जाए वो अल्पप्राण हो गया। बस यही एक ट्रिक आजमा लीजिएगा। ये DLED में पूछा भी गया है और पहले भी पूछा गया, 2017 के एग्जाम में भी ये दिया हुआ था, ठीक। और बाद में भी पूछा गया, तो अल्पप्राण और महाप्राण, तो इसको ध्यान में आप लोग रखे रहिएगा। चलिए हम अब और कुछ नया चीज देखते। लोग पढ़ रहे हैं विराम चिन्ह। अब विराम चिन्ह क्या है? विराम चिन्ह का मतलब क्या है? तो विराम का मतलब होता है ठहराव या रुकना, ठीक। ठहराव या रुकना। जब हम अपने किसी भाव को किसी से कह रहे हैं, यदि हम किसी से कह रहे हैं तो बीच में कुछ रुकते हैं या थोड़ी देर ठहरते हैं, तो इसी रुकने को ही हम लोग क्या कहते हैं? विराम चिन्ह कहते हैं। तो देखिए कैसे है कि जब हम भाषा के माध्यम से भावों को व्यक्त करते हैं तो भाव की अभिव्यक्ति के बाद कुछ देर रुकते हैं, यह रुकना ही विराम चिन्ह है। यह रुकना ही क्या कहलाता है? विराम चिन्ह। जैसे कह रहे राम घर गया लेकिन अभी आया नहीं ना, तो राम घर गया लेकिन अभी आया नहीं, तो थोड़ी देर ये जो रुके हैं यही हमारा क्या है? विराम चिन्ह है, ठीक। अच्छा विराम चिन्हों की संख्या क्या है? ये एग्जाम में अक्सर पूछता है, ठीक।
इसकी परिभाषा भी पूछता है। डीएलएड वालों के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसकी परिभाषा पूछ रहा है और गारंटी है किसी किसी वर्ष तो 6 नंबर का पूछ लिया है, और न्यूनतम 2 नंबर के क्वेश्चन तो इससे जरूर ही बने हुए हैं। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से जरूर पढ़िएगा डीएलएड वालों, ठीक। तो कुल विराम चिन्हों की संख्या पूछता है 1 नंबर का, तो विराम चिन्हों की संख्या कितनी है? 14 है। अच्छा, कुछ विराम चिन्ह आपसे दे देगा कि ये किसका विराम चिन्ह है, तो इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। तो देखिए, अल्प विराम का चिन्ह, अर्ध विराम का चिन्ह इस तरह से, पूर्ण विराम का चिन्ह इस तरह से, प्रश्नवाचक का इस तरह से, विस्मयादि बोधक इस तरह से, योजक चिन्ह इस तरह से, निर्देश चिन्ह इस तरह से, ठीक है। अब विवरण चिन्ह इस तरह से दिया होता है, उद्धरण चिन्ह जिसे हम लोग कहते हैं इन्वर्टेड, कोष्टक चिन्ह इस तरह से, संक्षेप चिन्ह इस तरह से होता है, लोप सूचक ये होता है, हंस पद ऐसे होता है, और पुनरुक्ति सूचक इस तरह से होता है। तो कुल मिला के ऐसे ही हमारे ये 14 हैं। जब से सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है, जो एग्जाम में पूछा जाता है, वो क्या है? वो ये है कि आपका कि अल्प विराम चिन्ह, अर्ध विराम चिन्ह, पूर्ण विराम चिन्ह और प्रश्नवाचक, ठीक। इन्हीं 4 के बारे में आपसे एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछता है। और कभी कभी इस हंस पद के बारे में पूछा जाता है कि इसका उपयोग क्या है। तो हंस पद क्या है कि जैसे हम कोई चीज़ लिख रहे हैं, लिखने के कारण से वहाँ पर बीच में कुछ चीज़ें छूट जाती हैं। जैसे कुछ चीज़ 2 शब्दों के बीच में कोई एक शब्द छूट गया, तो हम वहाँ पर हंस पद लगा करके उसके ऊपर उसको लिख देते हैं। जैसे राम सीता मोहन, मोहन घर गए। अब यहाँ पर देखिए, हमें होना चाहिए था, किसी ने बोला था सीता भी, तो बोले कि राम सीता मोहन घर गए। अब सीता चीज हमने नहीं लिखा, भूल गए, तब हम यहाँ पर ऐसे हंस पद लगाएंगे और यहाँ पर लिख देंगे सीता, ठीक। तो अब यही हमारा हंस पद है कि 2 शब्दों के बीच में कोई शब्द यदि छूट गया हो तो वहाँ पर हंस पद लगा देंगे और वो शब्द लिख देंगे, तो वो माना जाएगा कि ये शब्द यहाँ पर पढ़ा जाएगा, राम सीता और मोहन घर गए, ठीक। तो ये हो गया। अब हम चलिए इनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं, इन 4 के बारे में, ठीक है। तो उसको भी देख लेते हैं हम लोग। पहला है अल्प विराम, ठीक। अल्प विराम मतलब थोड़ा ठहराव, थोड़े समय के लिए। राम और सीता घर गए, इस तरह से। तो एक शब्द या वाक्य को, चाहे एक शब्द हो चाहे एक वाक्य हो, को दूसरे शब्द या वाक्य से अलग करने के लिए अल्प विराम का प्रयोग होता है। जैसे राधा मोहन सीता स्कूल गए। अब देखिए, यहाँ पर अलग अलग शब्द हैं, इन शब्दों के बीच में थोड़ा थोड़ा ठहराव हो रहा है, ठीक। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? अल्प विराम, ठीक। थोड़ा समय लेता है। अब अर्ध विराम उससे अधिक समय लेता है, अल्प विराम से अधिक समय लेता है। इसमें क्या होता है कि 2 उपवाक्यों को अलग करने के लिए ये अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। तो 2 उपवाक्यों को जोड़ने में अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है, ठीक। जैसे आंदोलन से, देश में आंदोलन से क्रांति आ गई, भला स्वतंत्रता कौन नहीं चाहता, ठीक। यहाँ पर देखिए, ये पूरा एक वाक्य था, या हम इसे एक उपवाक्य कह सकते हैं, और ये भी एक था, मगर यहाँ पर ये क्या जुट गया? अर्ध विराम, ठीक। जैसे कह सकते हैं सीता विद्यालय तो गई अभी आई नहीं, ठीक। तो वहां पर जो विराम लगेगा वो क्या होगा? अर्ध विराम। और यहाँ पर इन सब जगहों के स्थान पर ये भी शब्द जुड़ जाता है, सीता विद्यालय तो गई लेकिन अभी आई नहीं। यहाँ पर लेकिन शब्द नहीं लगेगा, मतलब हम लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया अर्ध विराम, मतलब थोड़ा उससे अधिक समय लेता है। पूर्ण विराम, इसमें जब वाक्य पूरा हो जाता है तो पूरा विराम लग जाता है। मोहन इंटर में अच्छे नंबरों से पास हो गया, पिताजी अभी अखबार पढ़ रहे हैं, स्वतंत्रता की आंधी चली, ठीक। तो इस तरह से जहां जहां पर पूरा वाक्य अपने आप में पूर्ण हो जाए, वो हमारा क्या कहलाता है? वहां पर कौन सा लगता है? पूर्ण विराम लगता है। और अगला है प्रश्नवाचक। तो प्रश्नवाचक चिन्ह वो वहां प्रयोग किया जाता है जहां पर हम कभी किसी से प्रश्न पूछते हैं, तो क्या आपने खाना खाया, क्या आपने अपना पूरा पाठ याद कर लिया, आप विद्यालय क्यों नहीं गए, ठीक। जब हम किसी से प्रश्न पूछते हैं तो वहां पर प्रश्नवाचक चिन्हों का प्रयोग करते हैं। तो ठीक है, हम आशा करते हैं कि आपको जो हमने आज विराम चिन्ह पढ़ा है ये अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो समझ में आया है तो वीडियो को जरूर शेयर करिएगा दोस्तों।
हाँ तो दोस्तों अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कारक के बारे में। तो कारक क्या है, ठीक। तो कारक एक प्रकार का चिन्ह है, ठीक। कारक क्या है, एक प्रकार का चिन्ह है जे हमें किसी शब्द या क्रिया के द्वारा सीधा संबंध को दर्शाता है। तो देखिए कारक की परिभाषा क्या है कि संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिसके द्वारा उसका संबंध वाक्य में क्रिया या दूसरे शब्दों के साथ प्रकाशित होता है उसे कारक कहते हैं। तो मतलब संज्ञा एवं सर्वनाम का वह रूप जिसके द्वारा वाक्य में उसका संबंध क्रिया या किसी दूसरे पदों के साथ या शब्दों के साथ व्यक्त होता हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। जैसे देखिए राम ने सत्य पर विजय प्राप्त करने के लिए रावण से युद्ध किया। अब देखिए यहाँ पर कारक कौन कौन से हैं। देखिए यहाँ पर ने क्या है, कारक है। राम ने सत्य पर, अब देखिए राम और सत्य के बीच में ये जोड़ रहा है। अब देखिए पर, ठीक, सत्य पर विजय, अब देखिए ये इसको भी जोड़ा है। प्राप्त करने के लिए, यहाँ पर के लिए भी क्या है, कारक है। अब उसके बाद देखिए रावण से, ठीक, क्या युद्ध किया, तो यहाँ पर देखिए ये सब क्या है, हमारे कारक है। यहाँ पर देखिए करने, कर में ना ने नी भी लगा है तो ये भी क्या है, होता है, हमारा कारक होता है। मगर यहाँ पर जो कारक है वो दूसरे टाइप का। अब देखिए कारक के भेद, तो कारक के मुख्यतः हिंदी में कारक के 8 भेद हैं और संस्कृत में 6 भेद हैं, ठीक। तो हिंदी में कौन कौन से कारक हैं, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। तो इस तरह से हमारे पास कुल कितने कारक हो गए, 8 कारक हो गए। और हमारे एग्जाम में इससे क्वेश्चन जरूर पूछता है, जैसे दे दिया कि कारक चिन्ह आपसे पूछेगा या कारक के कितने भेद होते हैं या कारक चिन्ह। जैसे बोल दिया कर्ता कारक का चिन्ह क्या है, या संप्रदान कारक का चिन्ह क्या है, या अधिकरण कारक का चिन्ह क्या है, ठीक। तो इसके बारे में थोड़ा सा हमें जानना बहुत जरूरी होता है। जैसे कर्ता का क्या होता है, ने, ठीक। तो क्रिया को करने वाला, राम ने लड्डू खाया, तो यहाँ पर देखिए ने आ रहा है और खाने वाला कौन है, राम है, तो यहाँ पर कर्ता कौन हो जाएगा, राम। अब कर्म, कर्म का मतलब को, ठीक। राम ने सीता को पुस्तक दिया, यहाँ पर किसको दे रहा है, सीता को। यहाँ पर 2 कर्म है, पुस्तक और सीता, ठीक। यहाँ पर को शब्द लगा है। कहीं कहीं पर कोई कारक चिन्ह नहीं लगा रहता है, ठीक, क्योंकि जो कर्म होता है, कर्म यदि सजीव है तो उसके साथ को चिन्ह लगेगा और सजीव नहीं है तो को चिन्ह नहीं लगेगा। राम ने पुस्तक पढ़ा, यहाँ पर पुस्तक के साथ को चिन्ह नहीं लगेगा, जो कि पुस्तक क्या है, हमारा कर्म है, ठीक। तो क्रिया का सीधा प्रभाव जिस पर पड़ता है वो हमारा कर्म कहलाता है। अब देखिए करण, करण का विभक्ति चिन्ह क्या है, से या के द्वारा। तो मोहन रेलगाड़ी से इलाहाबाद गया, ठीक। मोहन रेलगाड़ी से इलाहाबाद गया, तो जहां साधन के रूप में कोई चीज प्रयोग हो वहां पर क्या होगा, करण कारक, ठीक। वह बैट के द्वारा गेंद खेलता है, ठीक, ये हो जाएगा, या से हो जाएगा। संप्रदान के लिए, तो जहां पर किसी को कुछ दिया जाए या किसी के लिए कुछ किया जाए वहां पर संप्रदान कारक होता है, ठीक। मोहन ब्राह्मण को गाय दान देता है, तो यहाँ पर क्या किया, दान दे रहा है, किसी को कुछ दिया जा रहा है, ठीक। पिताजी बच्चे के लिए, ठीक, फल लाए, तो यहाँ पर किसी के लिए कुछ किया जा रहा है तो वहां पर भी क्या होगा, संप्रदान कारक। और अपादान से अलग होना, जहां पर कोई चीज किसी चीज से अलग हो वहां पर संप्रदान कारक, अपादान कारक होता है, अलग, भय या घृणा के रूप में। जैसे चूहा बिल से निकला, गंगा हिमालय से निकलती है, तो यहाँ इन सब जगहों से क्या हो रहा है, अलग हुआ जा रहा है। पत्ता पेड़ से गिरता है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अलग हुआ जा रहा है। जब कहीं भी कुछ किसी चीज से अलग हो तो वहां पर क्या होता है, अपादान कारक होता है। जैसे कोई राम मोहन से घृणा करता है, वह सांप से डरता है, तो जहां पर भय होगा या घृणा होगा वो उससे दूर रहना चाहेगा, अलग रहना चाहेगा, तो वहां पर अपादान कारक होगा। संबंध का के की, ठीक, ना ने नी रा रे री, इस तरह से 9 होते हैं संबंध कारक। और संबंध कारक जैसे होता है, यह राम की पुस्तक है, वह मोहन का घर है, यहाँ पर का के की ना, ठीक, जो शब्द आ रहा है यही हमारा क्या है,
संबंध कारक, अधिकरण कारक में या पर, जहां पर स्थान पर। ठीक, तो बस पुल पर से गुजरी, क्या, बस पुल पर से गुजरी, सीता छत पर नाच रही है। जहां पर मतलब जो वो स्थान है वही हमारा क्या होगा, अधिकरण कारक होगा। संबोधन, हे अहो, अरे बालक इधर आओ, अहो तुम क्या कर रहे हो, हे बच्चे बैठ जाओ। तो यहाँ पर ये जो हे अहो अरे शब्द कहा जा रहा है, ये हमारा संबोधन होता है। तो इस तरह से हमने आज क्या जान लिया है, हमने आज जान लिया है कि कारक, कारक की परिभाषा और कारक की पहचान और कारक के भेद और कारक की चिन्ह पहचान लिया है। तो दोस्तों, ये अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा हो तो थोड़ा सा शेयर कर